हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। और इस बुक के फिजिक्स का जितने भी लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं उन सभी का वीडियो पहले से ही बन चुका है, तो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। चैप्टर 3 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, इस दोष वाली आँख के पास किसी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु ठीक दिखाई नहीं देती या धुंधली दिखाई देती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो दोष होता है उसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका अभिप्राय है कि दूर बिंदु अनंत की तुलना में कम दूरी पर आता है, जिसके कारण दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका निकट दृष्टि दोष का कारण, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? तो निकट दृष्टि दोष के कारण, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्रिस्टलीय लेंस का मोटा हो जाना या इसकी फोकस दूरी कम हो जाना, इसी के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा यहाँ पे आँख के गोले का लंबा हो जाना, अर्थात रेटिना तथा लेंस के बीच दूरी का अधिक हो जाता है। अनंत से आने वाली समांतर किरणें रेटिना के सामने मिलती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जैसे कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। ऊपर चित्र में जो दिखाया गया था, निकट दृष्टि दोष को दूर करना, यानी कि निकट दृष्टि को दूर किस प्रकार किया जाता है? तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको फोकस दूरी आँख के दूरी बिंदु जितनी होती है। यहाँ पे दिया गया अवतल लेंस, जिसे आँख के में चश्मे के रूप में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष, इस दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका कारण है कि समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नीचे चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र दिखाया गया है। इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है जो रेटिना के पीछे बन रहा, तो इस निकट दूरदृष्टि दोष का होने का कारण यहाँ पे देख लेते हैं क्यों होता है दूरदृष्टि दोष के कारण। तो इसका पहला दोष है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। पहला क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। आँख की क्रिस्टलीय लेंस का पतला होना या इनकी फोकस दूरी का अधिक होना। बच्चों में यह रोग प्रायः नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण होता है। और इसको निवारण का उपाय जान लेते हैं कि इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष का दूर करना। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस के प्रयोग से निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा समीप पड़ी वस्तु को स्पष्ट देखने लगती है। इस के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे चित्र में दिया गया है, देख सकते हैं उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक दोष को दूर करने की विधि का वर्णन करें। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। दृष्टि दोष आँख के वे
दृष्टि दोष आँख के वे दोष जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्र गोलक के आकार में कमी या वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है, दृष्टि दोष कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा है शॉर्ट, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और यहाँ पे तीसरा और चौथा देख लेते हैं। तीसरा यहाँ पे जड़ दृष्टि दोष और चौथा यहाँ पे अभिबिंदुकता दृष्टि दोष। पहला देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्रिटिलिय लेंस का मोटा हो जाना या इसकी फोकस दूरी कम हो जाना, इसी के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। दूसरा है आँख के गोले का लंबा हो जाना, अर्थात रेटिना तथा लेंस के बीच दूरी का अधिक हो जाना। अनंत से आने वाली समांतर किरणें रेटिना के सामने मिलती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, जैसा कि चित्र में ऊपर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण द्वारा इसे समझाएं। वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। संभवतः आपने कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धुएं के कणों को आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाती देखी होगी, यानी कि जिस प्रकार गर्मियों के दिन में होता है। आग के तुरंत ऊपर की वायु, आग के ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर ठंडी वायु को तुलना में हल्की होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम की भौतिकी अवस्था स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु का आभासी स्थिति परिवर्तन होती रहती है। इस प्रकार यह अवस्थित हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन का एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना विस्तृत स्तर पर एक ऐसा ही परिघटन है। तारे का टिमटिमाना उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतें का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों के चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित, कभी अधिक विचलित होती है। इससे आँख में प्रकाश कभी कम तो कभी अधिक आते हैं, जिससे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य प्रकाश 7 वर्णों से बना है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो पर्दे पर फोकस्ड विभिन्न रंगों की पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाती है। दूसरे शब्दों में श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्रकाश को रंगीन पट्टी के स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के क्रम रंग, यानी कि स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं यहाँ पे दिया गया है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस सभी को बैजानी हैप्पी नाला भी आप कह सकते हैं। इसे याद करने में आसान होता है, बैजानी हैप्पी नाला। यहाँ पे आगे है सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसका दर्शाने के लिए एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म लेते हैं, उसको सूर्य की और इस ढंग से व्यवस्थित करें कि दूसरी ओर की पटल पर किरणें विक्षेपित होकर पर्दे पर पड़े। पर्दे पर 7 रंग की पट्टी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इससे प्रमाणित होता है कि सूर्य 7 रंगों के मिश्रण है। यह रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि श्वेत प्रकाश के अवयवी
वर्णों यानी कि रंगों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट होता है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न 7 रंगों के मिलने से पुनः श्वेत रंग प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, एक प्रिज्म को आप सीधा रखें जो जिससे कि श्वेत रंग जो सूर्य से आती है वो 7 वर्णों में बढ़ जाएगी, और फिर दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखें जिससे कि 7 वर्ण फिर से आपस में मिल जाए और एक हो जाए। आगे देख लेते हैं। पुनः श्वेत प्रकाश की एक किरण जब एक प्रिज्म P पर पड़ती है तो वह विस्तृत 7 वर्णों में बढ़ जाती है और प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पर स्पेक्ट्रम पर प्राप्त होते हैं। अब यदि प्रिज्म P को ही पदार्थ से बने हो और उसी अपवर्तनांक कोण के एक दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म P के पार्श्व के समांतर इस प्रकार रखा जाए कि दूसरे प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण पहले के अपवर्तनांक कोण के विपरीत हो, पर्दे पर स्पेक्ट्रम के स्थान पर श्वेत धब्बा दिखाई पड़ता हो। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश के अवयव 7 वर्णों के रंग के हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 के टोटल 6 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय को हल किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।